नहीं सो रहा है सर, जाएंगे इसके क्लास के बाद उठा लेंगे। लास्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने कर लिया था और डेल्टा एच के बारे में मैंने बता दिया था। डेल्टा एच और डेल्टा यू में डिफरेंस बताया था कि डेल्टा एच भी हीट चेंज होता है, डेल्टा यू भी हीट चेंज होता है। डिफरेंस ये है कि डेल्टा यू इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई वो डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू इक्वल टू क्यूबी। वेयर एज यदि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो कितना हीट दिया या लिया वो होता है डेल्टा। ठीक है ना। और इसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिराइव भी किया था ना डिराइव। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्रेशन। अब यदि मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो डेल्टा वी कितना होगा जीरो, वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, डेल्टा यू ओनली विल बी इक्वल टू क्यूबी। और यदि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस होता है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यूबी माइनस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी इधर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यूपी और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल एच इज इक्वल टू क्यूपी। इसीलिए ज्यादातर प्रोसेसेस, ज्यादातर रिएक्शंस का जब हीट चेंज हमें निकालना होता है तो हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब कि एक मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो भी हीट दिया वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक मोल सॉलिड, एक मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जो हीट दिया वो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पता ना। एंथैल्पी चेंज का मतलब ही होता है कि प्रोसेस या रिएक्शन के दौरान हीट में कितना चेंज हुआ इफ द प्रोसेस और रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके अलावा हीट कैलकुलेशन मैंने बताया था। हीट कैलकुलेशन याद हो आपको कि यदि मान लो किसी को हीट दे रहे हो और हीट दे रहे हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दी हुई हीट आएगी, कैलकुलेट होगी NCP dt से या NCV dt से। याद है ना। यदि हीट देने से टेम्परेचर चेंज होता है तो N उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल, सब्सटेंस माने गैस, Cp Cv का मतलब वॉल्यूम एग्जैक्टली, और dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और यदि मान लो आप हीट तो दे रहे हो लेकिन हीट देने की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। अब स्टेट चेंज हो रहा है तो या तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट जो है वो हो जाएगा N इंटू डेल्टा H फ्यूजन या N इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। क्योंकि डेल्टा H फ्यूजन और डेल्टा H वेपराइजेशन is calculated for conversion of 1 mole of a solid either into liquid or 1 mole of liquid into gas। लेकिन हमारे पास सब्सटेंस का एक ही मोल को जरूरी तो है नहीं, n मोल है, तो n into delta H फ्यूजन, n into delta H वेपराइजेशन। ऐसा में इज दैट फाइन। और इसमें सवाल आपको मिलेंगे और बढ़िया सवाल मिलेंगे और सारे अटेम्प्टेबल होंगे। कोई अटेम्प्ट नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कहा जाएगा कि आइस जो है वो -10 पे है, मान लो 20 ग्राम आइस है या 36 ग्राम आइस है एट -10 और उसको स्टीम एट 110 पे किया, बताओ हीट में कितना चेंज -10। तो आप देखोगे कि आइस पहले -10 से आइस एक्सटेंड हुआ मेल्टिंग पॉइंट पे, फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया था वो मेल्ट होगा, फिर वाटर एट 0 होगा, स्टेट चेंज हुआ, फिर वाटर एट 0, वाटर एट 100 होगा, फिर वाटर एट 100, स्टीम एट 100 होगा, फिर स्टीम एट 100, स्टीम एट 100। ये हुआ Q1, ये हुआ Q2, ये हुआ Q3, ये हुआ Q4, ये हुआ Q5। एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। ये हालांकि पहले पढ़ा चुका हूँ
लेकिन दोबारा मैं आपको कर दे रहा हूं कि भाई दोबारा आप रिकॉल करना, रिवाइज करना वीडियो से, कभी जरूरत पड़े तो। पहले n की वैल्यू निकाल लिया, दो मोल आइस है, तो Q1 हो जाएगा n into Cp into dt। Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की रहेगी और dt -10 से 0 चेंज हो रहा है, तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। n हो जाएगा 2, Sp के Cp की जगह हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस into dt की जगह हो जाएगा 10। अब स्टेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी n into डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। फिर Q3 की वैल्यू हो जाएगी, अब फिर टेंपरेचर चेंज हो रहा है, n into Cp into dt। n की जगह आ गया 2, Cp की जगह आ गया C ऑफ वाटर और dt 0 से 100 तो 100। फिर वाटर एट 100 स्टीम एट 100, माने स्टेट चेंज हो रहा है, तो Q4 इज इक्वल टू n into डेल्टा H फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन एग्जैक्टली, और Q5 हो गया n into Cp into dt। n की जगह आ गया 2, Cp की जगह आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम into dt हो गया 100 से 110। ठीक है। आज डेल्टा H के बारे में मैंने बता दिया था कि डेल्टा H जो है वो हीट चेंज होता है किसी प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना? आया समझ में? यस सर। अब इससे रिलेटेड डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, enthalpy of combustion, enthalpy of formation, right? Enthalpy of neutralization, ये सब नाम से मतलब आ जाएगा। किसी रिएक्शन के इंथैल्पी से मतलब है, इंथैल्पी का मतलब पहले ही मैंने बता दिया, इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब यदि कोई रिएक्शन हो रही है अपने स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, तो उस रिएक्शन के होने में कितनी इंथैल्पी में चेंज हुआ या कितना हीट में चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। रिएक्शन है मान लो N2+3H2 2NH3 मान लो है, और इसके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब कि इसके बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल NH3 का बन रहा है। तो इसकी इंथैल्पी से मतलब हुआ कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाए, तो बनने के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब हो या फिर इवॉल्व, एग्जैक्टली कितनी हीट एब्जॉर्ब हो। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब होता है बर्न होना। इसका मतलब कि कोई 1 मोल सब्सटेंस बर्न हो तो कितनी हीट इवॉल्व होगी। 1 मोल को लेके चलते हैं, H2 plus O2, H2 जब बर्न होगा तो H2O बनेगा, और 1 मोल H2 को लेके बैलेंस करोगे तो H2 plus half O2 क्या हो गया, H2O। तो 1 मोल H2 बर्न हो रहा है, इस रिएक्शन में 1 मोल H2 बर्न हो रहा है और क्या बन रहा है, H2O। तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी होगी, वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें 1 मोल H2 जो है वो बर्न हो रहा है, राइट। C plus O2 CO2, 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ कोर्स, और 1 मोल CO2 बना। तो ये इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, किसका, कार्बन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन से मतलब होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का बर्न, कंबशन, बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इंथैल्पी में जो भी चेंज होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। और वैसे ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नाम से क्लियर, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का फॉर्मेशन हो, किससे हो फॉर्मेशन, उसके एलिमेंट से। सब्सटेंस का फॉर्मेशन किससे हो, उसके एलिमेंट से। तो जो भी इंथैल्पी में चेंज होगा वो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो मीथेन है, अब मीथेन होता है CH4, मीथेन किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 H2। अब इस पूरे रिएक्शन में मीथेन के 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है,
और किससे हो रहा है फॉर्मेशन? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो इस पूरे रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन प्लस माइनस जो भी C प्लस O2 CO2 बना है। CO2 का एक मोल बन रहा है, किससे बन रहा है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। अब इस पूरे रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा और कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी होगा। दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि कार्बन जब एक मोल बर्न होगा तो भी यही रिएक्शन होगी और CO2 के एक मोल का फॉर्मेशन हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से तो भी यही रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगा वो CO2 का फॉर्मेशन भी होगा और कार्बन का कंबशन भी होगा। पूरा डेफिनेशन पे जाओ ना, कांसेप्ट सीख लो। H2 + O2 H2O। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो न सिर्फ H2O का फॉर्मेशन है, H2 का कंबशन। अब मान लो आपको क्वेश्चन में H2 का कंबशन दिया है और आपको फॉर्मूले के हिसाब से H2O का फॉर्मेशन चाहिए, तो अब आप टीचर से लड़ो झगड़ो, अरे यार तुमने तो ये दे दिया और ये पूछा गया था, डेटा इनसफिशिएंट और ये वगैरह वगैरह पुराना डेटा। आप इंटरप्रेट करोगे, अपने डेफिनेशन को यूज करोगे तो पाओगे ये दोनों एक ही चीज है। जो H2 का कंबशन है वही H2O का फॉर्मेशन है। और टीचर प्रजाति ऐसी है कि भाई जो चाहिए वो डायरेक्ट तो देगा नहीं, आप डायरेक्ट देता तो फिर साइंस क्यों लिया, वो इनडायरेक्टली देगा ताकि बच्चा जो है अपना कंसेप्ट यूज करे। तो ये नाम से क्लियर हो गया। और लास्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें भी यू कैन यूज योर ब्रेन अगेन फॉर द डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड रिलीज करता है H+, बेस रिलीज करता है OH-। एक मोल H+ और एक मोल OH- के बीच में रिएक्शन होती है, वाटर बनता है, राइट। अब इसमें जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड हम कितना लें कि वो 1 मोल ही H+ रिलीज करे, उसके लिए डेफिनेशन है वी शुड टेक 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। 1 मोल एसिड नहीं, 1 मोल एसिड may रिलीज 1 मोल H+, may not also। कुछ एसिड है जिसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल H+ रिलीज करेंगे, कुछ है जो 1 मोल H+ रिलीज ना करके ज्यादा या कम कर सकते हैं, H2SO4। तो हम जो है वो डेफिनेशन में लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका लेंगे? बेस का। समझा? अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब एसिड का लोगे तो ये 1 ही मोल H+ रिलीज करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का लोगे तो ये 1 ही मोल OH- रिलीज करेगा और 1 मोल H+ और 1 मोल OH- रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाएंगे। एंथैल्पी में जो भी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इन सारी एंथैल्पी का साइन जहां प्लस है इसका मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जहां एंथैल्पी का साइन माइनस है। एक और चीज, ये सारी प्रोसेस यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेंपरेचर 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, तो हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नॉट लग जाता है ऊपर, डेल्टा H की जगह डेल्टा HR की जगह डेल्टा H नॉट R, डेल्टा H कंबशन की जगह डेल्टा H नॉट कंबशन, डेल्टा H फॉर्मेशन की जगह डेल्टा H नॉट F ऑफ फॉर्मेशन। समझ में क्या? नॉट का मतलब कंडीशन इज स्टैंडर्ड, और वैसे तो नॉर्मल कंडीशन है, गिवन कंडीशन। क्या कहते हैं? अगर अपन H2SO4 लेंगे तो वो हाफ मोल लेंगे, हाफ मोल लेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि वो 1 डेफिनेशन के हिसाब से एग्जैक्टली। इसलिए मैंने कहा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल H+ ही रिलीज करेगा एसिड या बेस का। 1 मोल एसिड या बेस 1 मोल रिलीज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे 1 मोल KOH 1 मोल OH- देगा, लेकिन 1 मोल CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो 2 मोल OH- देंगे। तो डेफिनेशन में हम 1 मोल इसीलिए एसिड बेस नहीं लेते, 1 ग्राम है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, जो मस्ट कम क्वेश्चन जी में भी अभी तक जितने लोगों ने जितने बैच अभी तक इस साल में दे चुके हैं, हर बैच में एक सवाल है जिसको हम बोलते हैं हेस लॉ, और होता सबसे आसान है। इनफैक्ट ये इतना आसान टॉपिक है कि स्टूडेंट्स जो है वो हर क्वेश्चन को ही हेस लॉ से करने की कोशिश करते हैं। They try to do every question through Hess law instead of using the formula। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको।
कि रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते कैसे, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच आर या डेल्टा एच नॉट आर। डेल्टा एच आर या डेल्टा एच नॉट आर निकालने के दो तरीके हैं। मान लो रिएक्शन है ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल या डी का डी मोल बनाना है। तो पहला तरीका है डेल्टा एच नॉट आर निकालने का इन सारे सब्सटेंसेस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। इन सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हैं तो डेल्टा एच नॉट आर निकाल लोगे इन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप कहोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आया समझ में? तो डेल्टा एच नॉट आर हो गया स्मॉल सी इंटू एच नॉट एफ ऑफ कैपिटल सी, स्मॉल डी इंटू एच नॉट एफ ऑफ कैपिटल डी, माइनस स्मॉल ए इंटू एच नॉट एफ ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू एच नॉट कैपिटल बी। एक तो तरीका है। यदि कोई सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट में है H नॉट एफ ऑफ O2, H नॉट एफ ऑफ H2, H नॉट एफ ऑफ कार्बन, H नॉट एफ ऑफ Cl2, ये सब एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है मे नॉट बी गिवन। H2 का, O2 का, N2 का, ये एलिमेंट्री स्टेट वो तो नेचुरल अकरेंस है, इसमें क्या एंथैल्पी में चेंज होगा? इसमें तो सब्सटेंस नेचर में पाया ही जा रहा होगा, तो कौन सी एंथैल्पी में चेंज कर देगी? You need not to do any kind of change because it's the natural form of the element, natural form of the substance. So you are not going to change, either you are going to give heat or take heat. Already substance इस form में exist कर रहा है, तो उसमें enthalpy change zero होता है। बाकी में आ जाएगा। और केस सेकंड होता है bond enthalpy से। मान लो कई बार दिया कि H2 plus O2 H2O बना, 2H2 plus O2 H2O, और ये 2H2O बना। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ। आपने कहा कि गुरुदेव ने बोला था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए सबका। H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एलिमेंट्री स्टेट में 0, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यदि हमें पता हो तो हो जाएगा काम। नहीं दिया है सवाल, राइट? तो इंस्टेड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी कैन यूज बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो to calculate enthalpy of reaction. Delta H naught R होता है sum of bond enthalpy of reactant minus sum of bond enthalpy of product. बहुत सारी चीजें हम रिएक्शन की निकालेंगे। डेल्टा H naught R, डेल्टा G naught R, डेल्टा S naught R। रिएक्शन होने के दौरान एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ? डेल्टा H naught R। एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ? डेल्टा S नॉट आर। गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ? डेल्टा T नॉट आर। और सब में हम H नॉट F, G नॉट F, S नॉट F ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। केवल एक बॉन्ड एंथैल्पी है जिसमें हम रिएक्टेंट माइनस करते हैं। तो अब इसमें H2 में HH बॉन्ड है, O2 में O डबल बॉन्ड O है, वाटर में HOH, एक H2 में एक HH है, यहाँ पे कितने H2 है? 2, तो डेल्टा H नॉट R हो जाएगा 2 into HH बॉन्ड प्लस OO बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तो रिएक्टेंट का हो गया, माइनस ये बॉन्ड एंथैल्पी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बॉन्ड एंथैल्पी, माइनस प्रोडक्ट। एक वाटर में 2 OH बन रहे हैं, यहाँ कितने वाटर है बेटा? 4, तो 4 into OH। सारे बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी डाल दो, you will get the enthalpy of reaction of this reaction। तो you can use either enthalpy of formation or you can use enthalpy of bond enthalpy to get enthalpy change during a particular reaction. Is that fine? अब मैं आपको जो मैं बता रहा था वो समझा देता हूँ, और वो है हेसेस लॉ। हेस लॉ वैसे स्टेटमेंट देखो तो कुछ है ही नहीं, आपको कि इसको लॉ फॉर्म में देने की क्या जरूरत है, तो मुझे ही पता है, there is no need।
हेस लॉ ये कहता है कि किसी रिएक्शन का पाथ कुछ भी हो, irrespective of the path, the total enthalpy change during the reaction remain the same. आप कहोगे तो सेम होना ही चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए बेटा? क्योंकि स्टेट फंक्शन। एग्जैक्टली, गुड जॉब अला, बढ़िया। क्योंकि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन कोई भी चेंज निकालोगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। ए यदि बी में डायरेक्ट तरीके से हो, बेटा इधर सुनो, ए बी में यदि कन्वर्ट हो रहा है, इंथैल्पी चेंज डेल एच है, और मैंने क्या किया कि ए को बी में डायरेक्टली ना करके ए को सी में किया, फिर सी को डी में किया, फिर डी को ई में किया। यहाँ इंथैल्पी चेंज डेल H1 है, यहाँ इंथैल्पी चेंज डेल H2 है, यहाँ इंथैल्पी चेंज डेल H3 है। हो एक ही चीज है। यहाँ भी एक मोल ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी एक मोल ए बी में ही कन्वर्ट हो रहा है, एक मोल बी में ही कन्वर्ट हो रहा है। ज्यादा कम हो तो चलो बात समझ में आती है। इधर देखो, ए पागल है, इधर देखो। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H, ये मत सोचना कि वीडियो चल रहा है तो मैं बोलूंगा। एक यूज के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। आप वैसे ही कर जाएगा ना, एडिट कर देंगे। अरे कुछ नहीं करूंगा मैं, इतना नहीं आता मुझे। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू डेल्टा H। यही है। अब आता है इस पे क्वेश्चन। हेस लॉ के जो टिपिकल क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ इक्वेशंस, ध्यान दो बेटा, कि इंथैल्पी आपको दी हुई होगी और उनके हेल्प से किसी और इक्वेशन की, 2 की दी है, 3 की दी है, और उसके हेल्प से किसी और इक्वेशन की, तीसरे की या चौथे की, आपको इंथैल्पी चेंज फाइंड। क्या? हाँ भाई, यही है बस। उसके सारे सवाल हेस लॉ से बचे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे आसान, ये जितने भी फॉर्मूले के क्वेश्चन है ना, ये जितने फॉर्मूले लग रहे हैं, इन सारे सवालों को इन फॉर्मूले से तो बना ही सकते हो आप। हेस लॉ से भी बना, हेस लॉ से भी बना सारे क्वेश्चन। जैसे मान लो दिया कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना, इज बहुत कुछ हो रहा है, -50 किलो जूल पर मोल एंड 70 minus 72 kilojoule per mole. Right? Find the enthalpy of combustion of methane. मीथेन का enthalpy of combustion. ठीक है ना? अब जो डेटा आपको दिया है, कई बार क्या है कि चीजें इक्वेशन फॉर्म में आपको दी हुई होती है। इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यू। इफ इट इज नॉट गिवन, तो आपकी ड्यूटी है कि उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आपको डेफिनेशन पता है। इसका मतलब कि कार्बन का 1 मोल बर्न हो रहा है एयर में, CO2 बना, और डेल्टा H जो चेंज हुआ वो कितना है, -50। H2 का 1 मोल बर्न हुआ O2 में, क्या बना, H2, डेल्टा H की वैल्यू है -70। ये दो आ गया। मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन